हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नीट पे। आज हम इकोसिस्टम का लेक्चर 2 करेंगे और ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है, इस चैप्टर का। इसके बाद जैसे PYQ सेशन आता है, जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन अलग से आता है, वैसा सब कुछ आएगा, ठीक है। तो चलो, अगर वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चाहो तो शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट है कमेंट कर देना। और ये PDF अगर चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे है। चलो स्टार्ट करते हैं। डीकम्पोजिशन से आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, मेजर साइट्स ऑफ डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मेजर साइट्स कौन सा है? दो चीज़ याद रखना, एक तो होता है अपर लेयर ऑफ द सॉइल और एक होता है बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी से। यानी कि अगर कोई सी है, कोई पॉन्ड है, लेक है, उसके एकदम बॉटम लेयर पे, ठीक है, और सॉइल के अपर लेयर में, यानी कि सरफेस एरिया में, ये कह सकते हो, ठीक है। चलो, डीकम्पोजिशन का रॉ मटेरियल क्या होता है, यानी कि डीकम्पोजिशन प्रोसेस का अगर ऐसे कहो तो डीकम्पोजर्स के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है? डेट्राइटस, ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर। मैंने कल ही पढ़ा दिया था, ठीक है। चलो, समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। चलो, इजी है आज की क्लास, बिल्कुल इजी है, ठीक है, टेंशन मत लो, आज की क्लास बिल्कुल इजी है, सिर्फ सुनते रहो। डीकम्पोजिशन में ये जो मैं अभी ये पढ़ा रहा हूँ, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है, बाकी कुछ टेक्निकल नहीं है, सिर्फ रट्टा मारने का चैप्टर है। मैकेनिज्म डीकम्पोजिशन का स्टेप है, और ये जो स्टेप्स है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, इन स्टेप्स में से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इसीलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, केयरफुल रहना, ठीक है। चलो देखते हैं मेजर साइट्स ऑफ डीकम्पोजिशन। ओ तो मैंने करा दिया। मैकेनिज्म, डेट्राइटस जो है पहले किस में कन्वर्ट होता है? फाइन पार्टिकल्स में, ठीक है। पहले सिर्फ ये समझो कौन किस में कन्वर्ट होता है, ठीक है, बाद में बाकी कुछ समझना। डेट्राइटस जो है वो फाइन पार्टिकल्स में पहले कन्वर्ट होता है, फाइन पार्टिकल्स। उसके बाद फाइन फाइन पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट होता है? ह्यूमस में। किस में? ह्यूमस में, ठीक है, समझ गए। चलो, उसके बाद ह्यूमस किस में कन्वर्ट होता है? मिनरल्स में। किस में? मिनरल्स में। और मिनरल्स एट लास्ट लीचिंग में, ठीक है। देखो कैसे हुआ स्टेप। डेट्राइटस फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया, फाइन पार्टिकल्स ह्यूमस में कन्वर्ट हो गया, ह्यूमस मिनरल्स में कन्वर्ट हो गया, मिनरल्स लीचिंग में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। कन्वर्ट हुआ मतलब मिनरल्स जो है कन्वर्ट नहीं हुआ, मैंने थोड़ा गलत बोल गया। लीचिंग जो है प्रोसेस होता है, ठीक है, प्रोसेस होता है। डेट्राइटस क्या है? ये कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, और फाइन पार्टिकल्स भी ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। डेट्राइटस को फाइन पार्टिकल्स में क्या कौन कौन कन्वर्ट करते हैं? डेट्राइटस को, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को फाइन पार्टिकल्स में कौन कन्वर्ट करते हैं? जो कन्वर्ट करता है डेट्राइटस को फाइन पार्टिकल्स में, उनको हम क्या कहते हैं? डेट्रीवोर कहते हैं। क्या कहते हैं? डेट्रीवोर, ठीक है, याद रखना। डेट्रीवोर डेट्राइटस को फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जो लोग फाइन पार्टिकल्स को ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं उनको क्या कहते हैं? डीकम्पोजर। यानी कि डीकम्पोजर फिर से फाइन पार्टिकल्स को ह्यूमस में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ह्यूमस को मिनरल्स में जो कन्वर्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको भी डीकम्पोजर कहते हैं। यानी कि डीकम्पोजर फिर से ह्यूमस को मिनरल्स में कन्वर्ट कर देगा एंड एटलीस्ट लीचिंग होगी, यानी कि जो मिनरल्स है वो सॉइल के अंदर पानी के साथ चला जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है। चलो, अब आ जाते हैं स्टेप। स्टेप के नेम के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो नेम्स है यही मेन इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। ये नेम से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, और पूछा है बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, नेम से बता देगा कि डेट्राइटस से फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, या फिर फाइन पार्टिकल्स से ह्यूमस कन्वर्ट हो रहा है तो क्या कहेंगे, या फिर ह्यूमस से मिनरल्स में हो रहा है तो फिर क्या कहेंगे, ठीक है, उस स्टेप को, प्रोसेस को ऐसे पूछ लेता है। जब डेट्राइटस से, रुक जाओ, जब डेट्राइटस से फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं कोई भी चीज़,
प्रोसेस को क्या कहेंगे, फ्रैगमेंटेशन। क्या, फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। इसे सब याद रखो, ठीक है, बाकी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसका ट्रिक बता दूंगा। जब फाइन पार्टिकल से ह्यूमस में कन्वर्ट होते हैं क्या कहते हैं, ह्यूमिफिकेशन। क्या, ह्यूमिफिकेशन। और ये फास्टर प्रोसेस होता है कंपैरिजन में, कंपैरेटिवली फास्टर होता है किससे, मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन किसे कहते हैं बाद में बताता हूँ, उसे छोड़ दो अभी, ठीक है। क्या हुआ, डेट्राइटस से जब फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुए उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रैगमेंटेशन। कौन करता है, डेट्रीवोर करता है। कौन, डेट्रीवोर करता है, प्रोसेस को फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। फाइन पार्टिकल से जब ह्यूमस में कन्वर्ट हुआ उसको क्या क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ह्यूमिफिकेशन, ठीक है। और कौन करता है, डिकम्पोजर करता है, ठीक है। जब ह्यूमस से मिनरल्स में कन्वर्ट हुए तो क्या कहेंगे, उसे मिनरलाइजेशन। कौन करता है, डिकम्पोजर करता है, ठीक है। क्या कहेंगे, मिनरलाइजेशन। और ये कॉम्परेटिवली स्लोअर होता है, ठीक है, स्लो होता है, स्लो प्रोसेस है ये। एंड एट लास्ट लीचिंग होता है, ठीक है। जब मिनरल्स तैयार हो गया, मिनरल्स में कन्वर्ट हो गया तो एट लास्ट लीचिंग होता है। लीचिंग क्या है बाद में बताता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो, फाइन पार्टिकल्स से ह्यूमस में कन्वर्ट हो रहा है तो ह्यूमस से इसके जो है रिलेटेड है ह्यूमस एंड ह्यूमिफिकेशन। H फॉर ह्यूमस, H फॉर ह्यूमिफिकेशन, रिलेट हो रहा है। फाइन पार्टिकल से जब ह्यूमस में कन्वर्ट होगा तब ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस से जब मिनरल्स में कन्वर्ट होगा तब मिनरलाइजेशन। M फॉर मिनरल्स, M फॉर मिनरलाइजेशन। याद हो गया, ठीक है। चलो ऐसे याद रखना होता है, ठीक है। और ये फ्रेगमेंटेशन आप एक चीज़ जो है वो तो आप रट्टा मार ही सकते हो, ठीक है। हो गया। अब ये एक चीज़ याद रख लेना, ये मैंने बता दिया था लेकिन फिर भी वहाँ पर लिखा नहीं था तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, अलग से पॉइंट करके। फिश को एक ट्रॉफिक लेवल में बहुत सी जगह ऑक्यूपाई कर सकता है। क्यों, क्योंकि वो जू प्लैंकटन भी को भी खा सकता है, एंड अगर बड़ी मछली हुई तो जू प्लैंकटन भी खाएगा, और क्या खा सकता है, और छोटी फिश भी खा सकता है, ठीक है। अगर बड़ी मछली हुई तो छोटी फिश को और जू प्लैंकटन को भी खा सकता है, इसीलिए दो ट्रॉफिक लेवल को एक साथ जो है कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो मछली होती है वो दो इकोसिस्टम को एक साथ कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। ये मैंने लिखा दिया है, ठीक है, मैंने बोल दिया था पहली क्लास में लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस क्या क्या है अभी तो पढ़ा। पहले क्या होता है, पहले फ्रैगमेंटेशन होता है, फिर क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन के बाद बताओ ह्यूमस बनता है, ह्यूमस को ह्यूमिफिकेशन कहते हैं, फिर मिनरल्स होता है, फिर उसको मिनरलाइजेशन कहते हैं, एंड लास्ट क्या होता है, लीचिंग होता है, ठीक है। वहाँ पर हमने जो है 4 चीज़ों के बारे में पढ़ा था। अब डिटेल में देखेंगे, ठीक है, कितना प्रोसेस है और क्या है। पहले फ्रैगमेंटेशन होता है, लीचिंग होता है एंड कैटाबोलिज्म होता है, ठीक है। कैटाबोलिज्म क्या होता है, कैटाबोलिज्म ह्यूमिफिकेशन प्लस मिनरलाइजेशन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, एक साथ कैटाबोलिज्म। यानी कि हमने ये जो ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन पढ़ा, इस दोनों को मिलाकर एक साथ क्या कहेंगे, कैटाबोलिज्म, ठीक है। समझ में आया। चलो आप एक एक करके देखते हैं, ठीक है, कौन क्या है। पहले आता है फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, करेक्ट है। उसको मैंने फ्लो डायग्राम में लिखा था, ये सिर्फ सेंटेंस में लिखा है। क्या, डेट्राइटस से जब फाइन पार्टिकल्स बनते हैं तब उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। एंड कौन करता है, डेट्रीवोर करता है, ठीक है ना। वही तो लिखा है, ब्रेक डाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल, एक ही चीज़ है, हो गया। चलो अब लीचिंग, लीचिंग को देखो, लीचिंग क्या है, लीचिंग को मैंने क्या बताया था, जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल के अंदर चला जाता है, न्यूट्रिएंट्स मतलब मिनरल्स जो है, मिनरलाइजेशन के द्वारा जो मिनरल्स जो बने वो मिनरल्स पानी के साथ मिलकर सॉइल के अंदर चला जाएगा। मैंने ये बताया, अब पढ़ो क्या है, वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। कौन से न्यूट्रिएंट्स, डिटेल्स में लिखा है, अब ये देखो, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स नहीं, इनऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स go down into the soil and get precipitated as unavailable salt। unavailable salt के रूप पर वो precipitate हो जाता है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। समझ गए, समझ गए। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं पानी के साथ मिलकर
मिट्टी के अंदर चला जाएगा और प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल यही चीज़ है और कुछ नहीं। आप आ जाते हैं कैटाबोलिज्म के बारे में। कैटाबोलिज्म क्या है? Detritus is converted into simple inorganic substance by action of bacterial and fungal enzymes। इसको हम सिंपली कैटाबोलिज्म कहते हैं, ठीक है। एक एक्चुअल में कैटाबोलिज्म क्या है? ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन का एक साथ का जो काम है उसको हम कैटाबोलिज्म कहते हैं, ठीक है। लेकिन उसका डेफिनेशन एनसीईआरटी में ये दिया है, सो आपको ये याद करना पड़ेगा। Detritus is converted into simple inorganic substance by action of bacterial and fungal enzymes, ठीक है। आई एम सॉरी। ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन क्या है? पढ़ो। एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड एमोर्फस, गौर करना, डार्क कलर्ड एमोर्फस सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। ह्यूमस कैसा सब्सटेंस होता है? डार्क कलर का होता है, एमोर्फस होता है, ठीक है। इसे आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। कॉल्ड ह्यूमस दैट इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्टिविटी। वो बनता है, ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस से क्या होता है? वो बनता है, ठीक है। फाइन पार्टिकल्स से ह्यूमस बनता है, तो उस प्रोसेस को ह्यूमिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। और इस यहाँ पर ह्यूमस के सिर्फ डेफिनेशन को दिया है, ठीक है, एनसीईआरटी में। चलो, किसी का भी डेफिनेशन आपको नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ वो याद रखना होगा कौन से किससे क्या बन रहा है, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिर्फ आपको ये याद रखना। मतलब आपको सिर्फ ये फ्लो डायग्राम जो मैंने लिखा है, ये फ्लो डायग्राम आपको ध्यान से याद रखना होगा। जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आएगा इसकी गारंटी मैं देता हूँ, और मैं दिखाऊंगा भी। जब मैं प्रीवियस ईयर के PYQ कराऊंगा और सारे क्वेश्चंस जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तब मैं आपको ये प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। मिनरलाइजेशन क्या है? ह्यूमस फर्दर डिग्रेडेड एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करते हैं, उनको मिनरल्स बोलते हैं, और वो मिनरल्स पानी के साथ मिलकर मिट्टी के अंदर प्रेसिपिटेटेड हो जाता है, ठीक है। कैसे? एज ए अनअवेलेबल सॉल्ट, ठीक है। चलो, समझ गए? कोई भी मुश्किल बात नहीं थी, ठीक है। अब एनसीईआरटी एक कैलकुलेशन हमको देता है, ठीक है। कैलकुलेशन में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, इसीलिए ध्यान से पढ़ना कैलकुलेशन को। क्या? जो सोलर एनर्जी आता है, सन्स सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशन बोलो, सोलर एनर्जी बोलो, जो भी बोलो, जो आता है उसको प्लांट कैसे यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। उसके बारे में एनसीईआरटी ने कुछ कैलकुलेशन दिया। इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, मान लो 100% सोलर रेडिएशन आ रहा है, ठीक है, 100% सोलर रेडिएशन आ रहा है। लेस देन 50% ही फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पार के रूप पर यूज़ करता है, ठीक है। लेस देन 50%, टर्म को याद रखना, लेस देन 50%। पार क्या होता है? पार होता है 400 से 700 नैनोमीटर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। कितना उसका जो है वेवलेंथ कितना होता है? 400 से 700 नैनोमीटर, ठीक है। कुछ ऊपर नीच होता है, किसी किसी बुक में 360 से 740 भी लिखा है, ठीक है। किसी ने 430 के आसपास भी लिखा है, ठीक है। ऐसे ऐसे बुक लिखा है, लेकिन मैंने एक ऑन एन एवरेज मैंने लिखा है, ठीक है। यही ज़्यादातर यूज़ होता है, इसीलिए मैंने यही लिखा है, ठीक है। और पार का भी 2 to 10%, 2 से 10% वो कैप्चर्ड करता है प्लांट्स, ठीक है। यानी कि इंसिडेंट रे का लेस देन 50% पार होता है, यूज़ करता है पार के रूप पर। पार का मेजर वेवलेंथ होता है 400 से 700 नैनोमीटर, और पार का भी 2 से 10% ही प्लांट कैप्चर करता है। यानी कि क्या हो जो टोटल, समझे ना? आई थिंक आप समझ गए होगे, ठीक है। मैं कुछ और चीज़ें बताने जा रहा था, लेकिन अगर मैं वो बताऊंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ एनसीईआरटी चला जाएगा, और मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको बेवजह मैं तकलीफ दूँ आप सभी लोगों को, ठीक है। क्योंकि यही याद करने में बहुत प्रॉब्लम होगा आप लोगों को, तो वो कैसे याद करोगे, ठीक है। वो छोड़ो, अभी लेस देन 50% होता है, और ये 2 to 10% होता है, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप याद रखना। चलो, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा। इतना डिटेल में आपको ऐसे फ्लो डायग्राम के थ्रू क्रिटिकल चीज़ों को ऐसे आसान कोई भी नहीं करेगा जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो,
ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? डार्क कलर्ड एमोर्फस मोर और लेस डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। याद रखने को मैंने बोला था वहीं पर ही, डार्क कलर एमोर्फस होते हैं। ये जो मैंने जो टोटल यहाँ पर एस टू एफ जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखा है, ये पॉइंट्स आप सभी लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो इनमें से ही आएगा, ठीक है। आपको याद करना पड़ेगा ये सब, ठीक है। रिच इन सेलुलोज एंड लिग्निन एटसेट्रा। सेलुलोज और लिग्निन यहाँ पर रहता है, ठीक है। ये क्या हो गया? सेलुलोज और लिग्निन रहता है, ठीक है। चलो, हाईली रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन का। ये क्वेश्चन आ चुका है। क्या हो रहा है यार? चलो, हाईली रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए, ठीक है। हाईली रेजिस्टेंट यानी कि करने नहीं देता माइक्रोबियल एक्टिविटी। अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट एक्सट्रीमली स्लो रेट। बहुत ही ज़्यादा स्लो रेट, ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है। बहुत ही स्लो रेट में होता है, ठीक है। जो डिकम्पोजिशन जो होता है ना, वो बहुत ही स्लो रेट में होता है। और स्लाइटली एसिडिक एंड कोलोइडियल होता है। स्लाइटली एसिडिक, याद रखना, एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक होता है, एसिडिक नेचर का। और कोलोइडियल होता है। और क्या होता है? रिजर्वर ऑफ न्यूट्रिएंट। ऑब्वियसली डेट्राइटस से बन रहा है तो रिजर्वर तो होगा ही न्यूट्रिएंट का, ठीक है। चलो, क्योंकि इससे ही तो, ह्यूमस से ही तो मिनरल्स बनता है, सारा मिनरल्स तो ह्यूमस से ही आएगा, ठीक है। इसलिए तो रिजर्वर होगा ही। याद हो गया। स्लो माइक्रोबियल एक्टिविटी को याद रखना, माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए हाईली रेजिस्टेंट होता है, ये याद रखना, ठीक है। सेलुलोज लिग्निन रहता है, ये याद रखना। डार्क कलर्ड होता है, एमोर्फस होता है, ये याद रखना। एंड ऑब्वियसली रिजर्वर ऑफ मिनरल्स तो, न्यूट्रिएंट्स तो होगा ही, ठीक है। फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, ठीक है। पढ़ो, देखते हैं, चलो। एक तो आता है पहला, लिग्निन काइटिन सेलुलोज। लिग्निन काइटिन सेलुलोज, अगर ये सब रहे, ठीक है, स्लो डिकम्पोजिशन होता है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ठीक है। लिग्निन काइटिन सेलुलोज अगर रहेगा तो फिर स्लो क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा ह्यूमस का, ठीक है। अगर नाइट्रोजिनस कंपाउंड रहे तो फिर फास्ट डिकम्पोजिशन होगा। लिग्निन काइटिन सेलुलोज रहेगा तो स्लो डिकम्पोजिशन होगा। नाइट्रोजिनस कंपाउंड रहेगा तो फास्ट डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। चलो, टेम्परेचर आ जाते हैं। 25 डिग्री के ऊपर अगर टेम्परेचर रहेगा तो फिर डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा, यानी कि एक्टिव डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन कहाँ से स्टार्ट होता है? एबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और अगर 10 डिग्री से अगर कम रहा तो फिर जो है डिकम्पोजिशन बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा, ठीक है। स्लो होगा बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। अब मॉइस्चर, ऑब्वियसली मॉइस्चर जितना ज़्यादा होगा डिकम्पोजिशन उतना अच्छा होगा, मॉइस्चर जितना कम होगा डिकम्पोजिशन उतना स्लो होगा, ठीक है। चलो देख लो। ऑप्टिमम मॉइस्चर प्रोमोट्स क्विकर डिकम्पोजिशन। ऑब्वियसली ऑप्टिमम मॉइस्चर तो, किसी भी चीज़ का ऑप्टिमम जब होता है तो वो तो प्रोमोट करेगा ही, ठीक है। इन डेजर्ट डिकम्पोजिशन इज वेरी स्लो ड्यू टू क्या? ड्यू टू प्रोलॉन्ग ड्राइनेस। अगर मॉइस्चर कम होगा, मैंने पहले ही बताया, मॉइस्चर अगर कम होगा तो फिर डिकम्पोजिशन वेरी स्लो हो जाएगा, ठीक है। और डेजर्ट में तो मॉइस्चर कहाँ मिलेगा, ठीक है, इसलिए वहाँ पर जो है डिकम्पोजिशन बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज को देखते हैं। अब आ जाते हैं एरिएशन में, ठीक है। क्या है? प्रॉपर एक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर्स एंड डेट्रीवर्स, ठीक है। एरिएशन क्या है, इसके बारे में एनसीईआरटी ने सब यही लिखा है तो मैं यही लिखा रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर एरिएशन इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर्स एंड डेट्रीवर्स। टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्वाटिक फैक्टर इफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर डिकम्पोजिशन के लिए कौन से है? टेम्परेचर, ये तो ऑप्टिमम होना ही चाहिए, यानी कि अगर सही से डिकम्पोजिशन होना है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होना पड़ेगा, ठीक है। और सॉइल मॉइस्चर होना ही चाहिए, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है।
एक हमारा जो बड़ा टॉपिक है, बहुत सब, अगर मैं सिर्फ बड़ा बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा गलत होगा, बहुत ही बड़ा जो टॉपिक है एक ख़त्म हो गया, और एक इकोलॉजिकल सक्सेशन नामक एक और जो है टॉपिक है, वो भी बहुत बड़ा है। ठीक है, देख रहे हो, डिकम्पोजिशन को पढ़ने में हमें करीब करीब कितना वक्त लगा, 20 मिनट लग गया। एक टॉपिक को पढ़ने में हमें 20 मिनट टाइम लग गया। ठीक है, इतना नहीं लगना चाहिए था लेकिन लग गया। मैंने सोचा 10 से 15 मिनट के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन करीब करीब डबल के आसपास टाइम लग गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एक और बड़ा टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन, उसको भी पढ़ेंगे। आज चैप्टर को तो ख़त्म करके ही जाएंगे। मुझे थोड़ा इशू हो रहा है, तो इसीलिए मुझे, आपको शायद लग रहा हो कि आज उतना एनर्जी नहीं, लेकिन एनर्जी मेरे पास है। लेकिन आज थोड़ा सा यूँ है ना कि वेदर भी थोड़ा सा ऐसा है, तो थोड़ा सा लेज़ी फील हो रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं। चलो, आप आ जाते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स में। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स छोटा चैप्टर टॉपिक है। ये चैप्टर क्या, छोटा टॉपिक है। ठीक है, छोटा टॉपिक है। 2021 में से यहाँ से क्वेश्चन आया था। ठीक है, 2021 में मैं दिखाऊंगा कहाँ से आया था क्वेश्चन। इसमें से एक तो जो पिरामिड्स है एनसीईआरटी में, उसको एक बार नज़र मार लेना उस पर। ठीक है, पिरामिड्स पे कोई बात नहीं है, लेकिन पिरामिड्स में एक बार नज़र मार लेना। मैं पिरामिड्स को कैसे देखना होता है मैं वो क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगा। ठीक है, आपको आ जाएगा। ठीक है, कैसे समझना होता है पिरामिड्स को मैं समझाऊंगा, आ जाएगा आपको, लेकिन आज की क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कुछ इसमें पढ़ने का नहीं है इकोलॉजिकल पिरामिड्स में, सिर्फ 2-3 बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा इकोलॉजिकल पिरामिड से तो वहीं से आएगा। ठीक है, बाकी कहीं से भी क्वेश्चन इकोलॉजिकल पिरामिड्स में नहीं आएगा। क्या क्या है, 3 चीज़ों के ऊपर इकोलॉजिकल पिरामिड्स बन सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वो स्पिंडल शेप होता है। जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है ना, वो स्पिंडल शेप का होता है। ये क्या है बताओ, बायोमास के ऊपर हो सकता है एंड एनर्जी के ऊपर हो सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के ऊपर हो सकता है, बायोमास के ऊपर हो सकता है, एनर्जी के ऊपर हो सकता है। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स का जो शेप होता है पिरामिड को स्पिंडल शेप होता है। ठीक, ये बातें आप सबको याद रखनी होगी। ये 4 पॉइंट्स मैंने लिख दिया है, अगर क्वेश्चन आएगा इन 4 पॉइंट्स में से ही आएगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं आएगा इकोलॉजिकल पिरामिड से। ठीक है, पिरामिड्स ऑफ बायोमास इन सी के जो बायोमास का पिरामिड होता है इज ऑल्सो जनरली इन्वर्टेड। ठीक है, बिकॉज द बायोमास ऑफ द फिशेस फॉर द एक्सीड दैट ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन। क्या होता है, मान लो ये एक स्लैब है। ठीक है, ये नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स का है। ठीक है, बायोमास बायोमास का पिरामिड में ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो पिरामिड है यहाँ पर क्या है, 100 फाइटोप्लैंक्टन है। ठीक है, 100 फाइटोप्लैंक्टन है। उसके ऊपर मान लो ये जो है फिश है। फिश कितना है, मान लो 500 फिशेस है। जो है नंबर तो बहुत बढ़ गया ना, छोटी मछली। उससे मान लो झुंड के ऊपर और भी बड़ा, और भी ज़्यादा मात्रा में, यानी कि जो, रुक जाओ अच्छे से समझाता हूँ, पहले ड्रॉ कर लेता हूँ फिर समझाता हूँ। ठीक है, पहले तो ये था, उसके ऊपर ऐसे आएगा, चलो ऐसे आ गया, उसके ऊपर और भी ज़्यादा आ गया, फिर से कम हो गया। पेन को वाइट कर लेता हूँ। पेन बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया, ये ठीक है।
ये क्या है यार, ठीक है। ये देखो हो गया ड्रॉ। ये क्या है, T1 है, ये T1, ये T2, ये T3 एंड ये T4 फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स को छोटी मछली ने खा लिया, ठीक है, कोई भी छोटी मछली। फाइटोप्लैंक्टन से उसके तादाद बहुत ज़्यादा होते हैं सी में, ठीक है, एक सी में बहुत सारे मछली रहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन से बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसीलिए इसका जो है ट्रॉफिक लेवल का जो स्लैब है ये बड़ा है। देख रहे हो, कुछ कुछ माछ अगर आपने डिस्कवरी में देखे होंगे या फिर यूट्यूब में भी आप देखे होंगे, झुंड में बहुत सारे 1000, 2000, 3000, 5000, 7000, 10,000, बहुत सारे अनगिनत मछली होते हैं एक झुंड में, उनके तादाद और भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये इनको खा लेते हैं, किनको, इनको, ठीक है। ये भी फिर से खाए जाते हैं T4 के द्वारा। T4 कौन का, शार्क। उनकी जो तादाद है झुंड में रहने वाले जो बहुत सारे मछली उनसे बहुत कम होती है, ठीक है, लेकिन वो भी उन सबको खा लेते हैं। क्या कौन आ सकता है, व्हेल आ सकता है इसमें, क्या व्हेल आ सकता है, शार्क आ सकता है, ठीक है, हैमरहेड शार्क है, वाइट शार्क है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, कैटेगरी का मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, शार्क होते हैं। ये होता है स्पिंडल शेप, आपको इन्वर्टेड शेप, सॉरी स्पिंडल शेप क्या है, इन्वर्टेड शेप। ये आपको इन्वर्टेड लग रहा है, इन्वर्टेड पिरामिड की तरह आपको लग रहा है ना, देखो इन्वर्टेड पिरामिड की तौर पर आपको लग रहा है ना, इसीलिए इसको इन्वर्टेड पिरामिड कहते हैं, ठीक है। आप एनसीईआरटी में देखोगे अगर पिक्चर को तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा, मैं तो समझा दिया, समझने का तो और कुछ है नहीं इस पिरामिड में, लेकिन फिर भी एक बार आँख फुला लेना, ठीक है। पिरामिड का जो एनर्जी का जो पिरामिड होता है ये याद रखना, इसके ऊपर ही क्वेश्चन, ये दोनों टॉपिक मिलाकर क्वेश्चन आया था, ठीक है, एक साथ ये दो कॉन्सेप्ट को मिलाकर 2021 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। पिरामिड एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो ऑलवेज अपराइट होता है, ठीक है, ऑलवेज अपराइट। और जो लेक हो, पॉन्ड हो, इसका जो पिरामिड होता है जनरली वाटर का, अगर वाटर रिलेटेड कोई भी पिरामिड हो जनरली वो इन्वर्टेड ही होता है, ठीक है, याद रखना, जनरली इन्वर्टेड होता है, ठीक है। इन फॉरेस्ट द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट। फॉरेस्ट में जो पिरामिड का नंबर ऑफ पिरामिड्स है, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स का जो पिरामिड है वो अपराइट नहीं होता, ठीक है, याद रखना, प्रीवियस ईयर में ये भी आ चुका है, ठीक है। फ्रेश वेट इज नॉट यूज्ड फॉर क्या, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड तैयार करने के लिए फ्रेश वेट यूज़ नहीं किया जाता, ड्राई वेट, ठीक है, फ्रेश वेट यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। चलो टॉपिक हमारा हो गया ख़त्म। चलो ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही बड़ा है, इसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं, और ये एक टॉपिक है, फिर उसके बाद न्यूट्रिएंट साइकिल है एंड हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन को, ठीक है, देखते हैं क्या है इकोलॉजिकल सक्सेशन। घबराने की ज़रूरत नहीं है, इजी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ से क्या आता है, एग्जाम्पल के ऊपर क्वेश्चन आएगा सिर्फ, ठीक है, और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है एक बार समझ लो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलो। इकोलॉजिकल सक्सेशन, the gradual and fairly predictable change in the species composition of a given area is called ecological succession। क्या बोल रहे हैं, the gradual होगा एंड fairly predictable होगा, ठीक है, उसको प्रेडिक्ट किया जाएगा। चेंज ऑफ स्पीसीज कॉम्पोजिशन में अगर कुछ भी चेंज आए एक कोई भी गिवन एरिया में तो उसको क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। यहाँ पर एक टर्म एनसीईआरटी ने दिया है, इसमें से क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, ठीक है, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, तो इस टर्म को याद रखना ध्यान से, ठीक है, हो सकता है कि 2023 में आ जाए। सीर क्या है, द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन ए गिवन एरिया आर कॉल्ड सीर, ठीक है। द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी, अगर कोई भी कम्युनिटी का अगर जो सीक्वेंस है वो सक्सेसिवली चेंज हो जाए कोई भी गिवन एरिया में तो उसको क्या कहेंगे, उसको सीर कहेंगे, ठीक है, मैं सीर कहता हूँ इसे, ACRE, सीर, सीरी, ऐसा कुछ, श्री।
द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज आर टर्म्ड सीरियल स्टेजेस और सीरियल कम्युनिटी, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सीरियल कम्युनिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। चलो एनसीईआरटी का लाइन है, मुझे पता है कि आपको हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आए, लेकिन इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, फिर भी मैं चलो समझा देता हूँ। अगर कोई भी गिवन एरिया, कोई भी आपके पास एरिया है, ठीक है, उस एरिया में अगर सक्सेसिवली चेंज हो, किस में चेंज हो, कम्युनिटीज़ के सीक्वेंस में, इंटर कम्युनिटी का जो सीक्वेंस है उसमें अगर चेंजेस आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, सीर कहेंगे। और कोई भी इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़ में उसको हम क्या कहेंगे, अगर कोई भी मान लो कोई भी पर्टिकुलर कम्युनिटी है, ठीक है, उसके केस में हम क्या कहेंगे, इसको सीरियल कम्युनिटी कहेंगे, ठीक है। अगर कोई भी कम्युनिटी में ऐसा सक्सेसिवली चेंजेस आपको देखने को मिलता है पर्टिकुलर कम्युनिटी में, तो उसको क्या कहेंगे, सीरियल कम्युनिटीज़, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं सक्सेशन। क्वेश्चन यहीं से बनता है, ठीक है। ये जो है क्या है, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, ओ ये एक्स्ट्रा पेज भी इसमें से आ गया क्या, नहीं एक्स्ट्रा पेज तो नहीं है, और चलो आ गया, पता नहीं कैसे चला गया था, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे कर लेना, ठीक है, क्वेश्चन यहीं से आएगा, VVI है, ठीक है। सक्सेशन दो तरीके हो सकते हैं, कैसे कैसे, एक तो प्राइमरी सक्सेशन, दूसरा सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एक बात समझ लो, मान लो कोई एकदम नई जगह है, ठीक है, कोई एक नई जगह है, उसमें धीरे धीरे कोई भी नई जगह, ठीक है, कोई भी नई जगह है, उसमें अगर कोई भी फॉरेस्ट बन रहा है, पहली बार किसी जगह पर अगर फॉरेस्ट बन रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, लगता है कि नहीं, अब अभी बताओ, सोच के बताओ, कोई भी अगर नई जगह है, बिल्कुल भी नई जगह, ठीक है, उसमें फॉरेस्ट बन रहा है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम प्राइमरी सक्सेशन कहेंगे, ठीक है। एक स्टेप हो गया। अब फॉरेस्ट बन गया, उस फॉरेस्ट को किसी आदमी ने उस फॉरेस्ट को साफ कर दिया, ठीक है, काट दिया फॉरेस्ट को, गाछपाला को काट दिया, ठीक है, ट्रीज को काट दिया। कुछ दिन बाद उतना फिर पहले जैसे फॉरेस्ट बनने में जितना टाइम लगा था, अभी उतना टाइम नहीं लगेगा, कुछ दिनों के अंदर ही, एक 1 वीक के अंदर ही आप देखोगे कि छोटे छोटे जो है प्लांट्स फिर से आने लगे, ठीक है, छोटे छोटे लीव्स फिर से आने लगे, जो ट्रीज काटे गए थे उनमें से ही, ठीक है, या फिर खुद ही जो है बॉर्न हो गए छोटे छोटे प्लांट्स, कहाँ से आ गए पता नहीं आपको भी। इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी सक्सेस। क्या हुआ, अगर कहीं पर भी नया चीज़ बन रहा है, नई जगह पर नई चीज़ बन रही है तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी सक्सेशन। कहीं पर कोई चीज़ था वो नष्ट हो गया, किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो गया, फिर दोबारा से बन रहा है, उसमें टाइम बहुत ही ज़्यादा कम लगेगा, वो कहेंगे सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। सेकेंडरी मतलब सेकेंड टाइम, यानी कि दोबारा जो चीज़ बनेगा कहीं जगह पर, किसी जगह पर दोबारा अगर कोई भी चीज़ बन रहा है तो सेकेंडरी सक्सेशन होगा। कोई चीज़ फर्स्ट टाइम कोई चीज़ बन रहा है तो प्राइमरी सक्सेशन होगा। समझ गए, अब तो समझ आ जाना चाहिए। कहीं जगह पर पहली बार कोई चीज़ बन रहा है तो उसको प्राइमरी सक्सेशन कहेंगे। कहीं पर अगर कोई भी पहली चीज़ था वो डिस्ट्रॉय हो गया किसी वजह से, फिर दूसरी बार वही चीज़ बन रहा है तो उसको सेकेंडरी सक्सेशन कहेंगे, ठीक है। क्या है देखो, स्टार्ट्स इन एन एरिया व्हेयर नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर। ऐसी जगह पर जहाँ पर पहले कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं था, उसी जगह पर जो स्टार्ट होता है उसको हम प्राइमरी सक्सेशन कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, न्यूली कूल्ड लावा। मान लो लावा था, ठीक है, कहीं पर वॉल्केनो ब्लास्ट हुआ तो लावा निकल के आया, करीब 1 साल 2 साल 3 साल, यानी कि जो लावा होता है उसको टूट जाने के बाद, वहाँ पर मिट्टी फॉर्मेशन के बाद, सॉइल फॉर्मेशन के बाद, वहाँ पर धीरे धीरे बहुत दिन बाद, 2 साल लग सकता है, 3 साल लगता है, 5 साल 10 साल के बाद वहाँ पर क्या हुआ, फॉरेस्ट बना, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम प्राइमरी सक्सेशन कहेंगे। बेरी रॉक जो है न्यूली ग्रेटेड पॉन्ड है,
रिजर्वर है, कुछ भी, ये सारे प्राइमरी सक्सेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। जनरली स्लो होता है, कोई भी चीज़ पहली बार बनने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। कोई भी चीज़ आप जब पहली बार करोगे ना, जैसे मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, पहले मुझे ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती थी, ठीक है, लेकिन अभी मैं बहुत ही इजीली मैं इसे बना लेता हूँ कंपैरेटिवली। अगर आप सोचोगे जब आप छोटे थे, पहली बार जब ABCD लिखना आपने स्टार्ट किया था, बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होता होगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा होगा तब, ठीक है, होता होगा। लेकिन अभी आप इतना बड़ा बड़ा आप नीट के प्रिपरेशन कर रहे हो, इंग्लिश बुक पढ़ रहे हो, इंग्लिश में सारा नोट्स बना रहे हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। जब प्रॉब्लम होता था, आपने जब लिखना स्टार्ट किया था, तो होगा प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। इसीलिए स्लो होते बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, प्राइमरी सक्सेशन में। सेकेंडरी सक्सेशन क्या है? इन एरिया वेयर नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड। कोई भी मान लो कोई भी फॉरेस्ट था किसी भी जगह पर, किसी वजह से वो फॉरेस्ट जो है डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, दोबारा वहाँ पर फिर से फॉरेस्ट बनने लगा, टाइम कम लगेगा उस टाइम, फॉरेस्ट सेकेंड टाइम फॉरेस्ट बनने में टाइम बहुत ही ज़्यादा कम लगेगा, इसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी सक्सेशन कहेंगे, ठीक है, सेकेंडरी सक्सेशन। ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार आया है प्रीवियस ईयर में और आएगा भी, ठीक है, आएगा भी। क्या है? ऑब्टेन फ्रॉम लैंड्स, सॉरी, एबंडेंट फार्म लैंड, बार्न और काट फॉरेस्ट, कोई भी फॉरेस्ट है उसको साफ कर दिया है, फिर से दोबारा फॉरेस्ट बन रहा है तब वहाँ पर। लैंड्स दैट हैव बीन फ्लडेड, कहीं पर अगर फ्लड हो गया है तो वहाँ पर सारा कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, फिर से दोबारा कुछ ही दिनों के अंदर प्लांट्स आने लगे, ठीक है। और ये फास्ट होता है, जनरली फास्ट देन प्राइमरी सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन से ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। होगा ही, सेकेंड टाइम कर रहे हो, पहले का आपको एक्सपीरियंस है, सेकेंड टाइम कर रहे हो तो आपको फास्ट, तो काम तो आपका फास्ट होगा ही, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस है पहले से। चलो एक बात यहाँ पर शायद नहीं है क्या, ये नीचे में है, ठीक है, चलो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, मैं वो आपको नोट्स में तो मिल जाएगा, ठीक है, मैं आपको नॉर्मली बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे जैसे सक्सेशन प्रोसीड होता है, कोई भी प्राइमरी सक्सेशन हो चाहे सेकेंडरी सक्सेशन हो, ठीक है, जैसे जैसे सक्सेशन प्रोसीड होता है, आगे बढ़ता है, जो नंबर्स एंड टाइप्स है एनिमल्स का, किसी भी जगह पे डिकम्पोजर का, एनिमल्स का जितना भी नंबर है, जितना भी टाइप्स है, वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है, ठीक है। सक्सेशन जैसे जैसे किसी भी जगह पर आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उस जगह का जो एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स का नंबर था, टाइप्स था ना, वो चेंज होने लगता है, ठीक है। ये सिर्फ याद रखना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा दिया। NCERT का ही लाइन है, बाहर का नहीं है, ठीक है, NCERT का ही है। चलो बस होने ही वाला है, ठीक है। चलो, सक्सेशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट में सक्सेशन कैसे होता है? बेस्ड ऑन नेचर ऑफ हैबिटेट, कौन कैसी जगह पे हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, हैबिटेट के ऊपर। ड्राई सक्सेशन भी हो सकता है, ये क्या हो गया, ड्राई सक्सेशन भी हो सकता है, वेट सक्सेशन भी हो सकता है, यानी कि भीजा, जिसको हम क्या कहते हैं, वेट, वाटरी, ठीक है, वो सक्सेशन भी हो सकता है। दोनों तरह के सक्सेशन देखने को मिलते हैं, हाइड्रिक सक्सेशन और जेरिक सक्सेशन, हाइड्रिक एंड जेरिक, ठीक है। हाइड्रिक से आपको H से, हाइड्रिक से आपको हाइड्रो ऐसे फीलिंग आ रहा है ना, हाइड्रो यानी कि वाटर, H फॉर क्या, H फॉर हाइड्रिक, H फॉर वाटर, हो रहा है ना। तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा? ये सक्सेशन वाटरी एरिया से स्टार्ट होगा, वेट एरिया से स्टार्ट होगा, भेजा उसको नमी जहाँ जिस एरिया पे नमी है वैसे एरिया से ये स्टार्ट होगा। और जेरिक सक्सेशन जो है, जेरिक अगर दोनों ही तो है, अगर हाइड्रिक है जेरिक है, अगर हाइड्रिक अगर वेट एरिया से अगर स्टार्ट हो रहा है तो जेरिक तो ड्राई एरिया से स्टार्ट होगा। लेकिन एक सिमिलरिटी है, स्टार्ट वेट एरिया से हो यानी कि हाइड्रिक सक्सेशन हो, या स्टार्ट ड्राई एरिया से हो यानी कि जेरिक सक्सेशन हो, वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, उस जगह मेजिक एरिया में, मेजिक, दोनों ही केस में मेजिक एरिया में कन्वर्ट होगा, ठीक है, मेजिक। अब मेजिक क्या है? ना बहुत ज़्यादा ड्राई है ना बहुत ज़्यादा वेट है, ठीक है, यानी कि आपको अगर मैं कहूँ तो कोलोइडियल मिक्सचर है, ठीक है, थोड़ा सा मिट्टी के कोलोइडियल मिक्सचर, ठीक है, जिसको माड कहते हैं, ठीक है, ऐसी जगह जिसको माड कहते हैं ना, कि कीचड़, हाँ कीचड़, ऐसी जगह में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
पाइनियर स्पीसीज, इस पाइनियर स्पीसीज क्या है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक बार क्वेश्चन आ चुका है पाइनियर स्पीसीज के ऊपर, ठीक है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस स्पीसीज दैट इन्वेड ए बेरी एरिया आर कॉल्ड पाइनियर स्पीसीज। वहाँ पर जो स्पीसीज आते हैं ना बेरी एरिया पे, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम पाइनियर स्पीसीज कहेंगे। अब दोनों जगह के बारे में पाइनियर स्पीसीज के बारे में दिया है, ठीक है, एक्वाटिक में भी दिया है, टेरिस्ट्रियल में भी दिया है, ठीक है। एक्वाटिक एरिया के पाइनियर स्पीसीज एक सिचुएशन में पाइनियर स्पीसीज के बारे में दिया है एनसीईआरटी ने, और एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी पाइनियर स्पीसीज के बारे में दिया है, ठीक है। उसमें से जो टेरिस्ट्रियल का है, टेरिस्ट्रियल का जो एग्जाम्पल है वो नीट में आ चुका है, ठीक है, यानी कि ये रुक जाओ, ये एग्जाम्पल अभी मैं जो बताऊंगा टेरिस्ट्रियल का, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है PYQ में, ठीक है। लेकिन जो एक्वाटिक का है, यानी कि ये एग्जाम मैं जो बताऊंगा ये अभी तक नीट में नहीं आया, तो हाईली चांस है कि ये भी आ सके, ठीक है, आ सकता है ये, ठीक है। इन प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक्स, रॉक्स के बारे में बात हो रही है टेरिस्ट्रियल में, दीज आर यूजुअली लाइकेन्स व्हिच आर एबल टू सीक्रेट एसिड टू डिजोल्व रॉक। इसमें क्या है, जो लाइकेन है, लाइकेन हो वो पाइनियर स्पीसीज के तौर पर काम करेगा, ठीक है, समझ गए, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। और अभी मैं जो बताऊंगा इन प्राइमरी सक्सेशन, यानी कि इन प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर, यानी कि एक्वाटिक इकोसिस्टम, ये पाइनियर्स आर द स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन। पाइनियर्स कौन से होते हैं, स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, ये स्मॉल के समेत इसको याद रखना, स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन। जब भी पाइनियर स्पीसीज के बारे में एक्वाटिक इकोसिस्टम में बात करो हमेशा क्या बोलना, स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन। अगर एनसीईआरटी अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर आ गया, अगर ऐसा लिख दिया कि लार्ज फाइटोप्लैंक्टन, तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जब भी पढ़ो एक साथ पूरे चीज़ को एक साथ बार बार कहो, ताकि वो आपके माइंड में वो सेट रहे, ठीक है। स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन हर वक्त कहना स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। चलो, दे आर रेप्लिकेटेड बाय टाइम बाय फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म। और टाइम के साथ साथ रेप्लिकेट होते होते क्या बन जाता है, फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म, ये भी याद रखना, ठीक है, फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म वो लोग बन जाता है, ठीक है। लेकिन पाइनियर स्पीसीज कौन था पहले, स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, हो गया, समझ गए, दो एग्जाम्पल। चलो, अब ये आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा, ठीक है, एनसीईआरटी पे एक पूरे पेज मिलाकर ये दिया है, ठीक है, और उसका पिक्चर भी दिया है, ठीक है, उसने। तो ये जो स्टेप है याद करना पड़ेगा, अभी तक आया नहीं है, और ये मुझे विश्वास है कि ये आएगा भी नहीं है, ठीक है, ये आएगा भी नहीं, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी पे है, तो स्टेज को एक के बाद एक ऑर्डर में याद रखना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में अगर आ जाए बता तो नहीं सकते ना कुछ भी। तो वहाँ पर क्या है ना कि ABCD करके स्टेप नहीं दिया है, मतलब किसके बाद किसके होते हैं ऑर्डर में नहीं दिया है, स्टेप के हर एक स्टेप के बारे में नेम तो लिखा है, लेकिन ऑर्डर में दिया नहीं है, ठीक है, इसीलिए प्रॉब्लम होगा समझने में, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर में लिख दिया किसके बाद क्या होता है, ठीक है, मैंने इसलिए ऑर्डर में लिख दिया। और कुछ का जो एग्जाम्पल है मैंने लिख दिया है, आ सकता है, ठीक है, इसीलिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। चलो, फाइटोप्लैंक्टन जो है वो पहले आएगा, ठीक है, पहले फाइटोप्लैंक्टन कहीं पर रहेगा, उसके बाद क्या आएगा, सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज, ठीक है। पिक्चर आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, पिक्चर आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा, आप देखना एक पेज में कई सारे 1 2 3 4 5 6 7, हाँ यहाँ पर 7 स्टेप है, तो 7 पिक्चर एक साथ होंगे, ठीक है। उसके नीचे नीचे लिखा है कौन सा क्या स्टेज है, स्टेज का नाम लिखा है, लेकिन ये नहीं बताया है कि किसके बाद कि कौन सा स्टेज आता है, ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम हो सकता है आपको, इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। चलो, फाइटोप्लैंक्टन के बाद सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज आएगा, उसमें कौन सा प्लांट रह सकता है, हाइड्रिला रह सकता है, वेलिस्नेरिया रह सकता है, और भी रह सकता होगा, लेकिन ये दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में इधर उधर है, इधर उधर मतलब क्या, ये दो प्लांट्स का नाम एनसीईआरटी में कई जगह पर जिक्र है, ठीक है, इसीलिए मैंने ये दोनों का नाम ही लिखा है, ठीक है, हाइड्रिला वेलिस्नेरिया। सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज के बाद कौन आएगा, सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज, ठीक है, सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, रेड स्वैम्प स्टेज, क्या, रेड स्वैम्प स्टेज। उसके बाद क्या आएगा, मार्स मीडो स्टेज, क्या, मार्स मीडो स्टेज, कैरोट, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, स्क्रब स्टेज, क्या आएगा, स्क्रब स्टेज,
क्या, क्रब स्टेज। उसके बाद क्या आएगा, फॉरेस्ट आएगा, ओक, यानी कि ओक, इसका एग्जाम्पल याद रखना ओक, ठीक है। फॉरेस्ट का क्या क्या, पहले तो फाइटोप्लैंक्टन आया, फिर सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज आया जिसका एग्जाम्पल हाइड्रोला वेरिस्नेरिया है। उसके बाद सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज आया। उसके बाद रेड स्वाम स्टेज आया। उसके बाद मार्स मीडो स्टेज आया। उसके बाद स्क्रब स्टेज आया। उसके बाद फॉरेस्ट आया, फॉरेस्ट में ओक है और मार्स मीडो स्टेज का एग्जाम्पल कैरोट है, ठीक है। चाहो तो याद रख लेना, नहीं तो अगर नहीं रख पाओ तो कोई भी बात नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी का बाहर का है ये, ठीक है। तो अब सभी लोगों के लिए एक खुशखबरी है, हमारा जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है टॉपिक वो ख़त्म हो गया, ठीक है, वो ख़त्म हो गया। अब सिर्फ एक छोटा टॉपिक है, न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। दो तरह के होते हैं, आपको दिख ही रहा होगा, गैसियस साइकिल होता है और सेडिमेंट्री है, दो टाइप के होते हैं साइकिल। और उसके जो एग्जाम्पल होते हैं साइकिल के एग्जाम्पल के बारे में एनसीईआरटी में दोनों गिवन है, यानी कि कार्बन साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है। तो दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों में 3-4 करके मैंने पॉइंट्स लिख दिया है, 3 to 4 पॉइंट्स मैंने दोनों के लिए मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन अगर आएगा वही बात तो उन पॉइंट्स में से ही आएगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। मैंने एनसीईआरटी को एकदम छान करके मैंने आपको दे रहा हूँ, ठीक है मैं। और उसके बाद एक और टॉपिक होता है इकोसिस्टम्स, इकोसिस्टम सर्विस, ठीक है। वो कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, करीब 35 ईयर्स में से सिर्फ एक बार उसमें से क्वेश्चन आया है, ठीक है। कुछ कुछ वैल्यू है, वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यू आएगा नहीं, लेकिन जो साइंटिस्ट है उसका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो कर लेना, मैं बता दूंगा। चलो, न्यूट्रिएंट साइकिल, जिससे हम बायोजियोकेमिकल साइकिल भी कह सकते हैं, क्या, बायोजियोकेमिकल साइकिल, ठीक है। 2 टाइप्स के होते हैं, गैसियस साइकिल होता है, सेडिमेंट्री साइकिल होता है, ठीक है। गैसियस साइकिल होता है और सेडिमेंट्री साइकिल होता है। एग्जाम्पल क्या है गैसियस साइकिल का, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ठीक है। उसमें से कार्बन साइकिल को हमें पढ़ना है। और सेडिमेंट्री में क्या है, सल्फर एंड फॉस्फोरस साइकिल, उसमें से हमको फॉस्फोरस साइकिल को पढ़ना है। और गैसियस साइकिल में कार्बन साइकिल को हमें पढ़ना है, ठीक है। गैसियस साइकिल का रिजर्वर कौन सा है, ऑब्वियसली गैसियस है, उसका रिजर्वर तो एटमोसफियर होगा। और सेडिमेंट्री साइकिल है तो उसका रिजर्वर कौन है, अर्थ क्रस्ट। रिजर्वर को याद रखना, रिजर्वर VVI है, ठीक है, रिजर्वर को याद रखना। ये पूरा जो है ना, मैं पूरा ही बॉक्स कर देता हूँ, चलो, ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है आपको। ये जो जो लिखा है मैंने, एग्जाम्पल्स एंड रिजर्वर कौन सा है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में। अब कार्बन साइकिल के बारे में चलो पढ़ते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट्स मैंने लिखा है, आपको सिर्फ ये तीनों पॉइंट्स ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। और कुछ है नहीं तो पढ़ोगे क्या। द कार्बन कॉन्स्टिट्यूट 49% ऑफ एनी वेट ऑफ क्या, ऑर्गेनिज्म एंड इज नेक्स्ट ओनली टू वाटर। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जितना भी वेट होता है, एनी वेट होता है, कॉन्स्टिट्यूट कार्बन, कोई भी ड्राई वेट का, ड्राई वेट, एनी वेट नहीं, सॉरी, ड्राई वेट का जितने भी कॉन्स्टिट्यूट होता है 49% अकेले कार्बन रहता है ड्राई वेट का, ठीक है। सिर्फ ये वैल्यू याद रखना, ड्राई वेट का अकेले 49% कार्बन होता है, ठीक है। 71% कितना, वैल्यू याद रखना, 71%। 71% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन इज फाउंड डिजॉल्व इन ओशन। ओशन में डिजॉल्व है, टोटल ग्लोबल का जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है 71% सिर्फ ओशन में डिजॉल्व है, ठीक है। अगर सोचो तो अगर 71% अगर ओशन से डिजॉल्व नहीं अगर रिलीज हो जाता तो क्या होता, पता नहीं भाई क्या होता, सोच के ही डर लग रहा है, ठीक है। 4 × 10⁻13 kg, 4 × 10⁻13 kg of carbon is fixed in the biosphere, थ्रू फोटोसिंथेसिस एनुअली। प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा एनुअली 4 × 10⁻13 kg कार्बन को बायोस्फीयर में क्या करता है, फिक्स करता है। प्लांट फोटोसिंथेसिस के द्वारा एनुअली 4 × 10⁻13 kg कार्बन को बायोस्फीयर में फिक्स करता है, ठीक है, समझ गए। सिर्फ तीनों पॉइंट को याद रखना है, उसमें से जो है इस पॉइंट में से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है 2 नंबर पॉइंट से, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है। फॉस्फोरस साइकिल उतना इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ इसका रिजर्वायर इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
फॉस्फोरस साइकिल का रिजर्वायर सिर्फ इम्पोर्टेंट है और कुछ उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। बोलो ये बॉक्स क्यों हो गया, क्या हो रहा है? फॉस्फोरस इज ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड, सेलुलर एनर्जी। मिनरल न्यूट्रिशन में मैं तो आपको पढ़ा दिया है फॉस्फोरस किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन में देख लेना। द नेचुरल रिजर्वर ऑफ फॉस्फोरस इज रॉक, सिर्फ यही चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ठीक है। फॉस्फोरस का नेचुरल रिजर्वर कौन सा है? रॉक होता है। और क्या है? व्हिच कॉन्टेंट्स फॉस्फोरस इन द टर्म ऑफ, कैसे रहता है फॉस्फेट में, रॉक में फॉस्फोरस कैसा रहता है? फॉस्फेट आयन में, ठीक है, और वो फॉस्फोरस का नेचुरल रिजर्वर है रॉक, ठीक है, समझ गए। चलो तीसरा पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल। एनसीईआरटी में ये है, ठीक है, 2 पॉइंट है एनसीईआरटी में, इसके ऊपर लिखा है डिफरेंस क्या है कार्बन साइकिल और फॉस्फोरस साइकिल में, डिफरेंस क्या है। एक तो पहला है atmospheric inputs of phosphorus through rainfall is much smaller than carbon inputs। जो एटमॉस्फेरिक इनपुट्स होता है फॉस्फोरस का रेनफॉल के द्वारा, वो कार्बन का जो इनपुट होता है उससे बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ये तो नॉर्मल बात है। दूसरा क्या है, जो गैसियस एक्सचेंज ऑफ फॉस्फोरस है बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इज नेग्लिजिबल। आप ही बताओ, आप क्या कभी पढ़े हो किसी भी जगह पर क्या कि आप गैसियस एक्सचेंज के द्वारा फॉस्फोरस लेते हो, फॉस्फोरस छोड़ते हो, ऐसा कुछ पढ़े हो? नहीं पढ़े होगे, क्योंकि नेग्लिजिबल है, ठीक है, नेग्लिजिबल है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अब पढ़े होगे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अब जब छोटे एकदम छोटे थे, जब अब 7th 8th में जब अब थे कि उससे भी नीचे जब अब लोअर क्लास में थे, तब भी अब ये पढ़े होगे, ठीक है। चलो वो भी ख़त्म हो गया, ये हमारा लास्ट टॉपिक है एंड क्या है, लास्ट पेज भी है, ठीक है, इकोसिस्टम सर्विस। और इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, शायद 1 घंटा नहीं लगेगा, ठीक है, उससे आगे ही ख़त्म हो जाएगा। इकोसिस्टम सर्विस क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस आर नेम्ड एज इकोसिस्टम सर्विस। जो प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम हमें जो प्रोडक्ट देता है उसका प्रोसेस है, उसको हम इकोसिस्टम सर्विस कहते हैं, ठीक है। हेप्टी प्राइस टैग, ये इंपॉर्टेंट है, हेप्टी प्राइस टैग, ये प्राइस टैग किसने दिया था? रॉबर्ट कॉन्स्टेंजर भाई साहब ने दिया था। सॉरी, मैंने थोड़ा मजाक के मूड में कहा, लेकिन नहीं, हेप्टी प्राइस टैग कितने दिया था? सर रॉबर्ट कॉन्स्टेंजर में, ठीक है, सर ही बोलना चाहिए क्योंकि रेस्पेक्टेड पर्सन है ये, ठीक है, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजर सर ने, ठीक है। चलो कुछ वैल्यूज़ दिए हैं, ये सारे कुछ काम का नहीं है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये सारी चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एनसीईआरटी में है तो मैं एक बार पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन याद मत रखना, ज़रूरत नहीं है। रिसर्चर्स हैव पुट एन एवरेज प्राइस टैग ऑफ 33 यूएस मतलब कि डॉलर में, ठीक है, यूएस डॉलर 33 ट्रिलियन या ईयर मतलब पर ईयर में 33 ट्रिलियन डॉलर दिस फंडामेंटल इकोसिस्टम सर्विस के लिए देना चाहिए, ठीक है, एवरेज $33। सिर्फ ये वैल्यू को याद रखना, ठीक है, चाहो तो याद रखना, मेरे मानो याद मत रखना, ठीक है, कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो दिस इज़ नियरली ट्वाइस ऑफ द, ये जो वैल्यू है 33 ट्रिलियन जो वैल्यू है, ये क्या है? ये नियरली ट्वाइस द वैल्यू ऑफ ग्लोबल गैसेस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सॉरी ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि जिसे हम जीएनपी कहते हैं, जिसे हम जीएनपी कहते हैं, ठीक है, ग्लोबल ग्रॉस ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट विच इज़ यूएस क्या है 18 ट्रिलियन डॉलर और ये 36, अप्रॉक्सीमेटली ट्वाइस है। 18 ट्रिलियन का अगर डबल करो तो 36 ट्रिलियन होता है और सिर्फ 33 है, करीब करीब सेम ही है, ठीक है। और किस काम के लिए कितना लगाया था? जो सॉइल फॉर्मेशन है उसका 50% देना होगा, सॉइल फॉर्मेशन के लिए। रिएक्शन एंड न्यूट्रिएंट साइकिल के लिए क्या देना है, सॉरी रिक्रिएशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए क्या देना होगा? लेस देन 10% उसमें से देना होगा, ठीक है। और क्लाइमेट रेगुलेशन एंड हैबिटेट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए, वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट के लिए कितना देगा? 6% देना होगा, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा था। ये जो है कैलकुलेशन उन्होंने किया था, दिया था, ठीक है। ये कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, किसने दिया था, यानी कि रॉबर्ट कॉन्स्टेंट सर
कांस्टेंट जो सर ने ये दिया था, सिर्फ ये याद रखना, ठीक है। इकोसिस्टम सर्विस का हैप्टी प्राइस टैग, और कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो तो चलो बच्चों, अब सभी लोगों से नहीं, अब सभी लोगों से नहीं, दो कुछ बात कर लेते। तो ये जो वीडियो का जो PDF है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। और उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे है, सभी को पता होगा। और वीडियो को पसंद है तो यही बात, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं मन किया तो मत करना शेयर, ठीक है। और क्या, और हमारा जो है सेशंस चल रहा है, सभी सेशंस सब बहुत ही अच्छे से चल रहा है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम अभी तक नहीं है, ठीक है बच्चों। चलो अब सभी लोगों से मिलते हैं मेरे अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए क्या, स्वस्थ रहना है, पढ़ते रहना है, ठीक है। अलविदा मेरे दोस्त, चलो बाय।